हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। और ऐसे कोई बच्चे जो पहली बार चैनल पे आए उनको मैं बता दूं, ऑलरेडी आपका क्लास 10 कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस अपलोडेड है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपके हाफ ईयरली वगैरह में आगे का सिलेबस आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। बाकी आपके नवंबर के लास्ट तक पूरा का पूरा सिलेबस कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन का भी। ठीक, सिलेबस मोस्टली 99% टोटल सेम ही है। ठीक, आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? थ्योरी ऑफ सप्लाई। आज हम लोग पढ़ना डिटेल में। और डिमांड तो हम लोग पूरा पढ़ चुके। अब डिमांड है तो भाई सप्लाई भी होगी। सप्लाई का मतलब एक्चुअल में होता है क्या? देखो ये चीज़ समझो कि सप्लाई का मतलब आप मार्केट में कितना बेच रहे हो, मार्केट में कितना सेल कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। मान लो जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, मेरे पास 10 मार्कर हैं। कितने मार्कर बेटा? 10 मार्कर्स बच्चा जी हमारे हाथ में है। ठीक, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैंने 10 मार्कर रखे हुए हैं। ठीक, अब मेरे पास स्टॉक में रखे हैं, गोडाउन में मैंने 10 मार्कर्स रखे हैं। ठीक, लेकिन मैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अभी 5 सोल्ड कर रहा हूँ। मेरी इच्छा जो है, मेरी जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस यानी कि मेरी इच्छा, वो 5 मार्कर बेचने की। तो 5 मैंने अपने अलग रखा हुआ है, लेकिन मार्केट में मैं कस्टमर को कितना सोल्ड करना चाह रहा हूँ? 5 मार्कर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। यानी कि आपके पास 100 कलर टीवी है, 100 मोबाइल है, लेकिन आप कितना मार्केट में ला रहे हो सोल्ड करने के लिए, आपके अंदर डिजायर कितनी है, एबिलिटी कितनी है, वो क्या होती है? सप्लाई। भले मेरे पास 50 कार रखी हुई है, लेकिन मैं 5 बेचना चाह रहा हूँ। सप्लाई कितने की है? 5 की है। समझ में आ रही बात? तो प्रोड्यूसर की विलिंगनेस कितनी है मार्केट में बेचने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सप्लाई बोलते हैं। बुक इस लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, लिखा है सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी। सप्लाई क्या है? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स लिख लो उसको, गुड्स समझ लो। गुड्स मतलब सामान। विच अ प्रोड्यूसर या सेलर भी सकता है, इज विलिंग, जो कि प्रोड्यूसर की क्या है? विलिंग है, टू ब्रिंग टू द मार्केट। ब्रिंग मतलब लाना, कहाँ पे? मार्केट में वो कितना ला रहा है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किस प्राइस पे और किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो सेलर है या फिर प्रोड्यूसर है कितना सेल करना चाह रहा है बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई की मीनिंग अक्सर पेपर में आ जाती है। तो यही जो मैंने लिखी है, यही टू सेम लिख के चले आना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट इसमें एक बनता है बेटा, वो है स्टॉक वर्सेस सप्लाई का। किसका है बेटा? स्टॉक वर्सेस सप्लाई। अब ये स्टॉक और सप्लाई का में क्या डिफरेंस है? मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास कितने मार्कर्स है बेटा? 10 मार्कर्स हैं। कितने हैं? 10 मार्कर्स हैं। ठीक, लेकिन मैं सोल्ड कितना करना चाहता हूँ बच्चा जी? देखो कितना सोल्ड करना चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर है, चलो 5 में 6 लेते हैं। सो मेरी विलिंग है, इच्छा है, मैं मार्केट में कितने मार्कर ला रहा हूँ? 6। तो सप्लाई कितनी हो गई? कितने मार्कर की सप्लाई बेटा? 6। लेकिन समझ रहे हो, 6 सप्लाई में मार्कर बेचना चाहता हूँ, लेकिन जो 4 मार्कर है वो मेरी क्या है भाई? वो मेरी क्या है? वो मेरा स्टॉक है। मतलब जितना मैंने बचा के रखा है वो मेरा क्या है? स्टॉक है। समझ में आ रही बात? मतलब जो मैं सोल्ड करना चाह रहा हूँ वो सप्लाई में आएगा, लेकिन मैंने जो संभाल के रखा है एक्चुअल में वो क्या है? मेरा स्टॉक है। समझ में आ रही बात? इसको मैं सोल्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। तो सप्लाई स्टॉक में क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है जो आपने संभाल के रखा है, गोडाउन में रखा हुआ सामान जिसको आप सोल्ड नहीं करना चाहते, उसको क्या बोलते हो? स्टॉक। जो गोडाउन में रखा हुआ सामान है वो आपकी इच्छा नहीं है बेचने की। अभी समझ में आ रही बात? क्लियर है? सप्लाई स्टॉक का मतलब समझ पा रहे हो? रफ कर दूं? ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। इसके आगे जो आपका अगला टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या फिर बेटा आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब चाहे डिटर्मिनेंट्स लिख के आए, चाहे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई लिख के आए, दोनों का मतलब बच्चा क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। अच्छा चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो अब एक चीज़ समझो, इसका मतलब क्या? फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब क्या है? तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो कभी, मतलब प्राइस छोड़ दो, प्राइस की बाद में बात करेंगे हम लोग। मान लो कभी कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जब आपकी सप्लाई, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जब आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, या फिर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में
जब सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। कोरोना के टाइम में सप्लाई क्या हो गई थी, कम हो गई थी, लोग सामान कम बेच रहे थे, है ना। तो कभी ऐसा होगा, कभी सप्लाई क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं भाई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में डिटरमिनेंट सप्लाई। पहला है नंबर 1 पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस होता है ना किसी भी कमोडिटी का, वो भी सप्लाई के आपको अफेक्ट करता है। मान लो कोई भी चीज़ ऐसी थी, जैसे आपने ले लिया टोमेटो है। अब टोमेटो जो है मार्केट में 10 रुपीज़ के जी मिल रहा है, ठीक, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 8 रुपये का, 8 रुपये का पड़ता है, मार्केट में आप 10 रुपये का बेच रहे हो। उसी जगह पे पोटैटो है, वो 8 रुपये का आता है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में उसकी क्या बढ़ेगी भाई, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग वही बनाएंगे ना। देखो एज अ प्रोड्यूसर सोचो, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्या सोचना है, एज अ प्रोड्यूसर सोचना है। मान लो मैं सामान बनाता हूँ, मैं कौन सा सामान बनाऊंगा जिसका प्राइस ज़्यादा हो। जब प्राइस ज़्यादा हो तभी तो क्या होगा, पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। हर चीज़ में आप प्रॉफिट के ध्यान में रखना। जैसे मान लो वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, टोमेटो भाई 10 रुपये का मैं बिकता था 1 kg, उसी जगह पे जो पोटैटो है वो 20 रुपये पर kg मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, टोमेटो छोड़ के पोटैटो बेचने लगूँगा। क्यों बेचने लगूँगा भाई, समझ में आ रही, क्यों बेचने लगूँगा, क्योंकि यार इसमें प्रॉफिट कम है लेकिन इसमें प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो हम लोग क्या बढ़ा देंगे, सप्लाई भी बढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात। तो पहला फैक्टर में क्या लिखोगे, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस then supply will also increases, and when the price of the commodity decreases then supply will be decreases. clear। चलो नंबर 2 पर क्या है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, अदर कमोडिटीज के प्राइस का भी बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो ये है पेप्सी, ये है आपका कोक, दोनों 20-20 रुपए के थे मार्केट में। समझ में आ रही बात। लेकिन अब ये मान लो पेप्सी 20 रुपए की पड़ती थी, कोक 20 रुपए पड़ता था, लेकिन मार्केट में अब क्या हुआ, कोक की जो है 30 रुपए का बिकने लगा, पेप्सी 20 की मिल रही है। अब ये बताओ मार्जिन ज़्यादा किसमें है, पेप्सी में कि कोक में, सर कोक में। तो ये बताओ जब एक के इफेक्ट में दूसरे का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग, जो लोग पेप्सी बेचते थे वो लोग भी क्या करने लगेंगे, कोक बेचने लगेंगे। या फिर ऐसे ले लो, ये वीट है, एक तरफ आपका राइस है, वीट मतलब गेहूं और राइस मतलब चावल। अब एक फार्मर है, वो क्या करता है, कुछ लोग वीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग राइस प्रोड्यूस करते हैं। अब लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो जो है उसका ज़्यादा है किस में, राइस में। तो ये बताओ जो लोग वीट प्रोड्यूस करते थे वो लोग भी राइस प्रोड्यूस करने लगेंगे, नहीं करने लगेंगे, क्योंकि भाई उनके पास ज़मीन लिमिटेड है। यार जब ज़मीन हमारे पास है हम गेहूँ क्यों प्रोड्यूस करेंगे जब अगर हमें चावल में ज़्यादा फायदा हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो अदर कमोडिटीज का ही फैक्टर बेटर करता है। जब अदर कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। टी से कॉफ़ी में प्रॉफिट हो रहा है तो लोग टी छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, कॉफ़ी में चले जाएंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आ रहा है भी है, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 पॉइंट हो गए आपके, रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक। अब आगे बात करते हैं पॉइंट 3, किसकी बात करते हैं बेटा, पॉइंट 3 थर्ड पे है गोल्स ऑफ द फर्म। क्या है, गोल्स ऑफ द फर्म्स। फर्म्स के गोल क्या है। अगर देखो 2 तरह के गोल होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। या आप एक तरह से ये कह सकते हो कि प्रोड्यूस, ये कह सकते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो 2 तरह का लोग क्या काम करते हैं, कोई भी सेलर होता है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काम करता है, किस पे करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा होता है बेटा
सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा क्या होता है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो कुछ ऐसे दुकानदार हैं, कुछ ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करती हैं, कुछ ऐसी जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे काम करती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या है, तो अब ध्यान से समझो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब बच्चा ये होता है कि हम कम बेचेंगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे, और एक का पर्पस होता है कि हम ज़्यादा बेच के पैसा कमाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पर आईफोन, एप्पल ले लो, है ना, आईफोन समझते हो ना, आईफोन तो सभी जानते होंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं वीवो का मोबाइल ले लेते हैं, वीवो, ओप्पो, MI, है ना। तो अब ये क्या करता है, एक दिन में 2 मोबाइल बेचेगा, ये एक दिन में 20 बेचेगा। भाई ये 1 लाख का बेच दिया एक मोबाइल, काम खत्म हो गया। इसने 10-10 हज़ार वाले 10 मोबाइल बेचे, तो प्रॉफिट तो दोनों कमा रहे हैं, लेकिन ये किस पे काम कर रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। ये किस पे काम कर रहा है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे। तो मैटर करता है कि कंपनी का गोल क्या है। अगर कंपनी का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्या है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम कम बेच के पैसा कमाएंगे, तो वहाँ पर सप्लाई अपने आप क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी का पर्पस है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो भाई ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तो वहाँ पर सप्लाई क्या हो जाएगी? अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ आपको। हाँ तो बेटा आगे बेटा हमारा प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 3 पॉइंट हो गया, एटलीस्ट 5 देखना पड़ेगा आपको। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो? किसी भी सामान को बनाने में प्राइस कितना लग रहा है, पैसा कितना लग रहा है। देखो पहले कोई चीज़ को बनाने में मान लो 10 रुपये लगता था, ठीक है, हम लोग उसको 20 रुपये का बेच देते थे। लेकिन अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए, यानी कि लेबर महंगा हो गया, जो हम रॉ मटेरियल लाते थे वो महंगा हो गया। तो जो चीज़ हम लोग 10 रुपये में बनाते थे उसको बनाने में अब ज़्यादा पैसा लग रहा है, 10 की जगह 18 रुपये लग रहा है, 3 लग रहा है। लेकिन मार्केट में उस चीज़ कॉम्पिटिशन इतना है कि बिकता वो आज भी 20 रुपये का है, तो मार्जिन हमारा क्या हो गया? कम हो गया। पहले हम 10 रुपये में 20 का बेच के 10 रुपये प्रॉफिट कमाते थे, अब हम लोग सिर्फ 2 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब हमारा बेटा मार्जिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब हमारा मार्जिन कम होने लगता है, जब हमारा प्रॉफिट कम होने लगता है, तो हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी, तो विलिंगनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाएंगे तो सप्लाई अपने आप लोग क्या करेंगे? ज़्यादा बनाने लगेंगे। समझ में आई बात? तो ये फैक्टर भी मैटर करता है। नंबर 5 पे है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी समझते हो? टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप कह सकते हो कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी जो प्रोड्यूसर है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, मशीन उसके पास अच्छी हैं, तो सप्लाई भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। टेक्नोलॉजी जो है आपकी अच्छी है, क्या है? गुड है, बेहतरीन है, तो वहाँ पर सप्लाई क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है, नॉट गुड, तो सप्लाई क्या रहेगी बेटा? वहाँ पर आपकी कम रहेगी। समझ में आ रही? एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है। एक याद कर लो, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ याद कर लो, इजी पॉइंट है, 6 बता दे रहा हूँ मैं आपको, 6 भी। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ ये भी मैटर करता है। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में टैक्सेस लगा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, तो सप्लाई उसकी अपने आप कम हो जाएगी। या प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, जितना कमा नहीं रहा उतना तो टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो सब्सिडीज़ मिल गई, छूट दे दी गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ भी एक मैटर करता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूँ? चलो अब आगे जो है बेटा आपका इसमें वो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है भाई? लॉ ऑफ सप्लाई बताऊंगा, और फिर मैं आपको इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल कर बताऊंगा, और काम हो जाएगा कंप्लीट। देखो जैसे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब सिंपल सा होता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, PR, when price increases then supply will also increases, when price increases then supply will increases, when price decreases then supply will be decreases। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। और लिख देना अदर्स फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। क्या समझ में आ रही बात? मतलब
व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीज, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, जब प्राइस घटता है सप्लाई घटती है, लेकिन अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। इस लाइन को जरूर से लिख के आना भाई। क्यों लिख के आएंगे बेटा? इसलिए लिख कर आएंगे क्योंकि जो आपको भी मैंने अदर फैक्टर बताया ना, अदर फैक्टर्स क्या है जो भी मैंने बताया, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, अदर कमोडिटीज का प्राइस, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, उसको हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। उसको हम लोग कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो वहां पर ये लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ने वाला काम नहीं कर पाएगा। ये लाइन जरूर से लिखोगे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। कैसा रिलेशन है यहाँ पर? डायरेक्ट रिलेशन है या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी चीज़ को हमें बनाना पड़ता है किसमें? शेड्यूल में और कर्व में। तो अगर शेड्यूल में बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? ये मान लो हमने शेड्यूल ले लिया, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई क्या है? प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है सप्लाई घटती है। मान लो प्राइस 10 रुपये था, सप्लाई कितनी थी? 50। प्राइस 20 हुआ, सप्लाई कितनी हुई? 100। प्राइस 30 हुआ, सप्लाई कितनी हुई? 150। प्राइस 40 हुआ, सप्लाई कितनी हुई? 200। डैट मीन्स ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर देखो घट रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी घट रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? लॉ ऑफ सप्लाई। और इसको जो आपने दिखाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई शेड्यूल। जब इसको आप शेड्यूल में दिखाओगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। क्लियर है? कौन किसी की तो नहीं आ रही है? नहीं, चल समझ में आई बात। अब इसी का हमें कर्व भी बनाना पड़ता है। ठीक, तो कैसे बनेगा भाई? देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है बेटा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका ओरिजिन पॉइंट। ठीक, अब एक चीज़ समझना, इस साइड ले लो प्राइस, इधर ले लो क्वांटिटी सप्लाई। फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई ठीक है। अब देखो, ले लो प्राइस का इधर 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50 भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर साइड कितना कितना ले लें? 50, 100, 150, 200। अब ये बताओ 10 पे कितना? 50। 10 पे कितना? 50। 20 पे कितना? 100। 20 पे कितना? 100। 30 पे कितना बेटा? 150। 30 पे कितना? 150। फिर 40 पे कितना? 200। 40 पे कितना भाई साहब? 200। कैसे बनेगा कर्व? कैसा कर्व बनेगा? अपवर्ड स्लोप। कैसा? अपवर्ड स्लोप। कैसा जा रहा है बेटा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्लोप। समझ में आया? नहीं आया? आपकी बुक में कभी ऐसे दिया रहता, देखो जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ऐसे जोड़ दिया होगा उन्होंने, तो आप इसे बुक में बनाए वैसे ही बना देते भाई। हालांकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपका मन ना माने भाई तो आप लोग ऐसे स्केल लेके इसको ऐसे जोड़ ले रहा, तो ये आपका हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? इसको आप नाम देना चाहो A B C D E, नाम भी दे सकते हो, A B C D, ये अलग अलग पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा स्लोप बन रहा है? अपवर्ड। जब डिमांड में कैसा बनता था? यू डाउनवर्ड स्लोप। सप्लाई का कर कैसा बनता है? कर्व अपवर्ड स्लोप। कैसा कर्व बनता है? तो कैसा स्लोप बनता है? अपवर्ड स्लोप। इस बात को बेटा प्लीज़ भूलना मत, ये अपवर्ड स्लोप है, वो कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो पाई होगी और आप समझ पाए होंगे कि सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व कैसे बनता है। तब भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। चैप्टर आपका लंबा है इसलिए पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में आपको मैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, तो पूरा खाली आपका डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन बचा है ना, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बचा है, उसके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला पार्ट बचा है। दोनों का दोनों पार्ट मैं एक साथ करा दूंगा और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। और एक साथ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का नोट्स लेना चाहते हो, क्या बेटा नोट्स लेना चाहते हो, PDF नोट्स लेना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8957250045। इस पर आप कांटेक्ट करके
PDF नोट ले सकते हो और पर चैप्टर आपको पे करने होंगे 15 रुपीज़, ठीक है। ये आपको पेड है, 15 रुपीज़ पर चैप्टर पड़ेगा, जिसमें आपको नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ MCQs भी आपको दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पज से। और दूसरी चीज़, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाओ लिखो यूट्यूब पे टॉमिस क्लास 10 ICSE नोट्स A1 कोचिंग, सबसे ऊपर टॉप पे आएगा, आप वहाँ से भी नोट डाउनलोड कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट से हमें इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, ऐसे जितने भी बच्चे जो मुझसे पर्सनल पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल यानी कि गूगल मीट पे पढ़ना चाहते हैं, जूम पे पढ़ना चाहते हैं, और अगर कोचिंग इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज से, तो हम मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी गूगल मीट पे और जूम पे पढ़ने के लिए मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 40 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा 30 डेज़ में भी चाहोगे तो कंप्लीट करा दीजिएगा सिलेबस, और जितने भी होगा बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से लोगों को वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।